हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं मंथली या फिर हमारे जो फोर्टनाइटली हैंडआउट्स होते हैं 15 डेज़ के हैंडआउट हम उसको कवर करते हैं और उसके साथ साथ हम एक पूरे कंप्लीट मंथ का जीके कंपाइलेशन जिसको हमने नाम दे रखा है जीके मंत्रा, हम उसको भी पढ़ते हैं। जीके मंत्रा के अंदर हम उस मंथ के सभी न्यूज़ को कवर करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ हो, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की न्यूज़ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो, चाहे वो आपके इंडेक्सेस हो, चाहे आपके अवार्ड्स हो, ऑथर्स हो, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन हो, साइंस एंड टेक जिसका मतलब है कि इसरो, डीआरडीओ, इनसे रिलेटेड न्यूज़ हो, हम उन सभी न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो बस चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है, तो वो है फेब यानी कि फरवरी मंथ की जो जीके मंत्रा है। अगर आप लोगों ने जीके हैंडआउट फेब फर्स्ट एंड फेब 2 पढ़ा है तो उसके बाद आपको पूरे मंथ के कंप्लीट सेक्शंस को कवर करने के लिए क्या पढ़ना होता है, जीके मंत्रा, जिसमें हम सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैब जीके मंत्रा। तो जो फैब की जीके मंत्रा उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ रहने वाली हैं वो तो किससे रिलेटेड मिलेंगी आपको, तो आपको पता ही है कौन सा है। तो सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, बजट, क्योंकि उस महीने में क्या आता है, तो फरवरी के महीने में आप सभी जानते हैं बजट प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो बजट के साथ कौन कौन सी नई स्कीम आई, कौन कौन से नए सरकार ने इनिशिएटिव स्टार्ट किए, लॉन्च किए, कितने रुपए किस फील्ड में इन्वेस्ट किए जाएंगे, वो सारी बातें हम बजट में पढ़ते हैं। हालांकि हम फैब फर्स्ट और फैब सेकंड में ये बातें एक बार पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको पता है कि हमें 4 सेक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करने होते हैं। पहला कौन सा, इंटरनेशनल, देन कौन सा, नेशनल, देन मिसलेनियस, और आपका कौन सा आता है, साइंस एंड टेक। और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमें भारत से रिलेटेड यानी कि आपके आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गई, ठीक है, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ना होता है। ठीक है, वही 2-4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के बार बार घुमा फिरा के हर साल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा इंटरनेशनल न्यूज़ पे, और इंटरनेशनल न्यूज़ का फोकस का मतलब है कि इंटरनेशनली जो भी दुनिया में चल रहा होगा, जो हमारे क्लैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, हम उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें आपने हैंडआउट्स में पढ़ ली हैं, कुछ बातें आपने अगर कॉन्टिन्यूसली आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप जीके जो डेली न्यूज़ एनालिसिस होता है डीएनए, अगर आप उसे देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से आती भी होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कौन सा, इंटरनेशनल। ठीक है, और मैं इसको एक बार फेब जनवरी जीके मंत्रा में आपको समझा चुका हूं कि हाउ टू रीड जीके मंत्रा, कैसे उसे पढ़ना होता है, अभी क्या पढ़ना है और एग्जाम के पास क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो वहां पर मैं समझा चुका हूं कि मुझे कैसे चीजों को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल सबसे पहली न्यूज आती है, ब्राजील ज्वाइंस, किसको ज्वाइन कर लिया ब्राजील ने, ओपेक प्लस एज एन ऑब्जर्वर। तो क्या कह रहा है समझना, Brazil has officially announced its decision to join the OPEC Plus group of oil producing nations as an observer। तो जो आपके ओपेक कंट्री है वो देश है जो ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, उसी का वो ग्रुप है। तो क्या भारत उसका मेंबर होगा, नहीं होगा, हम इतना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, एज एन ऑब्जर्वर मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन इट्स एनर्जी पॉलिसी। ओपेक क्या है, तो इसमें 22 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं विच मीट्स रेगुलरली टू डिसाइड हाउ मच क्रूड ऑयल टू सेल ऑन द वर्ल्ड मार्केट। ये इस बात को डिसाइड करते हैं कि कितना क्रूड ऑयल आपको वर्ल्ड मार्केट में सेल करना है। दीज नेशंस एम टू वर्क टुगेदर ऑन एडजस्टिंग क्रूड ऑयल प्रोडक्शन to bring stability to the oil market. These nations came to an accord towards the end of the 2016 to institutionalize a framework for cooperation between OPEC and non-OPEC producing countries on a regular and the sustainable आपके बेसिस। मेंबर कौन कौन से, तो याद रखना 12 मेंबर हैं इसके। कौन कौन से, जो ओपेक के मेंबर हैं, प्लस अजरबैजान है, बहरीन है, ठीक है, बहराइन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, रशिया, मैक्सिको, मलेशिया, साउथ सुडान, सूडान एंड ओमान इसके मेंबर बने हुए हैं। कब बना था ओपेक, तो याद रखना ओपेक बना था 1960 में। ठीक है, उसके इनिशियल 12 मेंबर्स हैं, अल्जेरिया, कोंगो, ठीक है, गिनिया, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया एंड यूनाइटेड अरब
एमिरेट्स यूएई उसके मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में। बस वन लाइनर की न्यूज़ थी कि उसका एज एन ऑब्जर्वर किसने ज्वाइन कर लिया है? ब्राजील ने ज्वाइन कर लिया है। सिंपल सा वन लाइनर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आपको साथ साथ ये भी सीखना है कि हाउ टू रीड जीके मंत्रा, क्योंकि जीके मंत्रा बहुत बड़ी होती है, उसमें हम हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं, तो वो बेसिकली एक लेक्चर में, 2 लेक्चर में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको एक तरीका भी, एक कैसे उसको लर्न करना है, कैसे याद करना है, उसे भी सीखना होता है, ठीक है। तो जस्ट फोकस। बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? Recently, India assumed the chairmanship of the Bay of Bengal intergovernmental organizations from Bangladesh at the 13th Governing Council meeting at Malé, Maldives. तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ इस बार इसकी 13th काउंसिल मीटिंग कहाँ पर हुई है? माले, जो कि मालदीव्स की कैपिटल है। और उसके बाद इंडिया उसकी क्या कर रहा है? इस बार चेयरमैनशिप को ले रहा है, यानी कि उसका हेड बन रहा है, और कुछ नहीं है। जो आपकी BPIGO इज ए रीजनल फिशरीज एडवाइजरी बॉडी कंप्राइजिंग मेंबर कंट्रीज बॉर्डरिंग ऑफ द बे ऑफ बंगाल। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द कोस्टल एंड मैरीन फिशरी रिसोर्सेज एंड एनहांस द लाइवलीहुड्स ऑफ द स्मॉल स्केल फिशर्स इन द रीजन। यानी कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जो छोटे छोटे जो फिशरमैन होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, ठीक है, जिनका लाइवलीहुड इसी बात पर डिपेंड करता है, हमें उसे प्रमोट करना है, उसे बढ़ाना है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना है। इस बार इसका इंडिया क्या बन गया है? हेड है, इसको चेयर कर रहा है बस, ठीक है। किस किस के बीच ये कोलैबोरेशन से चल रहा है? तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो बना था आपका 1945 में, साउथ ईस्ट एशियन फिशरीज डेवलपमेंट सेंटर, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम से चल रहा है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मैरीन नेविगेशन। Recently, India elected to the vice presidency of the international organizations of aids to marine navigation, जो आपका IALA है, जो कि सिंगापुर में हो रहा है। उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन बन गया? भारत बन गया। तो वन लाइनर में याद रखना। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1957, 1957 में ये बना होता है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGO है, ठीक है। इसके 200 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें 80 ऑफ विच आर नेशनल अथॉरिटीज एंड 60 आर कमर्शियल फर्म्स। इंडिया हैज बीन ए मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1957। जब से बना तब से भारत इसका मेंबर है, तो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपके फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। 4 बातें याद रखनी है। और इंडिया को इसकी इस बार क्या दे दी गई? वाइस प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो जस्ट 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देना, क्योंकि ऐसे ही वन लाइनर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? कैली फंड। क्या है कैली फंड? समझना। रिसेंटली द कैली फंड वाज लॉन्च्ड एट द रिज्यूम्ड 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द रोम में इस बार क्या हो रही है? COP16 हो रही है, जो कि किसके ऊपर है? आपकी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। और उसके लिए एक फंड बनाया गया जिसका नाम है कैली फंड। और ये हमने हैंडआउट के अंदर भी पढ़ा था, फैब 2 के अंदर भी ये न्यूज़ डिस्कस की गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो समझना इसका पर्पज क्या है? टू कलेक्ट contributions from the business using genetic resources to ensure fair benefit sharing with the indigenous communities and the local populations, ठीक है। At least 50% of the funds are designated for the peoples and local communities. Corporate participation के साथ मिलकर conserving biodiversity, sustainably using its components, fairly sharing the benefits from the genetic resources. तो सिंपल याद रखना क्या है COP16। तो COP16 की थीम क्या है? आवर लैंड आवर फ्यूचर। इसके प्रेसिडेंट कौन है? सुसाना मोहम्मद इसकी प्रेसिडेंट है। इसको करवाता कौन है? यूनाइटेड नेशन करवाता है, ठीक है। ये इस बार कहाँ पर हो रही है? तो याद रखना सऊदी अरब में ये चल रही है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, फर्स्ट UN बायोडाइवर्सिटी फंड टू रिसीव डायरेक्ट बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशंस, पैसे मिल जाएंगे। और उस पैसे से हम जो हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुकी है उसको हम क्या कर लेंगे? 2030 तक उसे रिकवर कर लेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जो कि आपका बना था 1992 में। और इसने काम करना कब शुरू किया था? इट केम इनटू इफेक्ट
in 1994 और वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द UNFCCC, तो आपने पढ़ा होगा बॉन, एंड वेयर इज बॉन, तो बॉन आपका जर्मनी में है, ठीक है। तो इसके लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये किसको बचाने के लिए काम कर रहा है? टू सेव अर्थ, अर्थ को मुझे बचाना है, और अर्थ को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कार्बन न्यूट्रल होना होगा, और कार्बन न्यूट्रल होने के लिए टारगेट ईयर कौन सा है? 2070 इंडिया का, 2050 वर्ल्ड का। तो कैसे हो जाएंगे हम, कैसे हम ग्लोबल टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या मेजर्स हमें अपनाने चाहिए, कौन कौन से मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए, ठीक है। तो वो हमें UNFCCC कहता है। हम उसके लिए COP करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में आपने पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा होगा, तो वो जस्ट टू सेव द एनवायरनमेंट, टू सेव द अर्थ, ये है आपकी बायोडाइवर्सिटीज़ को बचाने के लिए। और इस बार इनमें एक फंड बनाया गया जिसका नाम था कैली फंड, और ये कहाँ पर हुआ था सबमिट? तो आपके रोम इटली में से बनाया गया है, ठीक है। तो जस्ट अगर आप उससे लिंक करोगे तो चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। नेक्स्ट है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। क्या है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया? तो समझना, Denmark has announced to launch the Green Transition Alliance India GTAI to strengthen its collaboration with India on sustainable energy solution। तो हम किसके साथ एक ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस बना रहे हैं? तो याद रखना डेनमार्क के साथ, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन डेनमार्क एंड इंडिया इन ए रीन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, ठीक है, ग्रीन फ्यूल्स, ठीक है, हाइड्रोजन को ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम किसके साथ? डेनमार्क के साथ IELA कर रहे हैं, सिंपल सा याद रखना, सॉरी GTAI कर रहे हैं, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। This initiative aims to accelerate both nations' commitment to global carbon neutrality through business, research, and the governmental cooperation. It is a part of broader Green Strategic Partnership (GSP) that was established in 2020, which supports both countries' ambitious climate goals. Led by the embassy and the consulate general of the Denmark in India, ठीक है, उसे कौन लीड करेगा? तो जनरल ऑफ डेनमार्क। It enhances India's push for net zero emission, जो अभी मैंने डिस्कस किया था पीछे वाले न्यूज़ में, ठीक है। हमें उसे अचीव करना है। कौन सा टारगेट ये था? 2070, एंड डेनमार्क्स गोल ऑफ अचीविंग नेट जीरो बाई 2045। तो डेनमार्क का कौन सा है? 2045 डेनमार्क का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से याद रखना, डेनमार्क और इंडिया की कोऑपरेशन क्लाइमेट एक्शन पे स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। वही सब बातें सिंपल से याद रखना। नेक्स्ट है चाइनाज डीप सी रिसर्च स्टेशन। देखना कि वन लाइनर है, ध्यान रखना है। China has officially approved the construction of a deep sea research facility in the strategically significant South China Sea। जो आपका साउथ चाइना सी है, उस साउथ चाइना सी के अंदर जो आपका चाइना है, जो आपका वो क्या करने वाला है? तो आपके लिए एक वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है किसको? डीप सी रिसर्च फैसिलिटी को, ठीक है। इसकी डेप्थ कितनी होगी? 2000 मीटर। इसका ऑपरेशन ईयर कौन सा होगा? तो ये लगभग 2030 तक खत्म हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी क्या है? तो 6 साइंटिस्ट फॉर अप टू 1 मंथ, 1 महीने तक वहाँ रह पाएंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, कोल्ड सीप इकोसिस्टम, मीथेन फ्लक्स, बायोडाइवर्सिटी, टेक्टोनिक एक्टिविटी। पता ना टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती है? एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होती है ओशियनिक प्लेट, जब ये आपस में टकराती हैं, ठीक है, या एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, तो उससे क्या होता है? जो एक्टिविटीज होती हैं उसे हम टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे अर्थक्वेक इनकी वजह से आते हैं, कई बार वोल्केनो इरप्शन हो जाता है, तो ये सब किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से होता है। तो चाइना एक ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम रखा गया डीप सी रिसर्च स्टेशन, ठीक है। तो वन लाइनर में याद रखना और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से वो मिनरल डिपॉजिट भी निकाल सकता है, ठीक है ना। और चाइना साउथ चाइना सी को क्लेम करता है हमेशा से, इसलिए जो आपके आसियान मेंबर होते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वो हमेशा परेशान रहते हैं, ठीक है, कि चाइना सब कुछ क्लेम करता रहता है। तो वो भी थोड़ा सा हमें पढ़ना रहता है, ठीक है, और हम पढ़ते रहते हैं। बांग्लादेश लॉन्चेस ऑपरेशन डेविल हंट। किस लिए लॉन्च किया इन्होंने डेविल हंट? तो समझना, Bangladesh has launched a large-scale security operation, Operation Devil Hunt,
टारगेटिंग लॉयल्टीज ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। तो जो शेख हसीना है उनको पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, कौन सा? डेविल हंट, वन लाइनर में याद रखना। अच्छा, अटैक ऑन द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स बाय प्रो हसीना गैंग्स, उस समय जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर जो हसीना जो थी शेख हसीना, उसके जो गैंग के मेंबर्स उन्होंने अटैक किया था, उसके बाद वहां पर तख्ता पलट हो गया। तो तुम सारी कहानी जानते हो, बहुत पहले की न्यूज है। किसने लॉन्च किया इसको ऑपरेशन डेविल हंट को? जहांगीर आलम चौधरी, इंटरिम मिनिस्ट्री ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। और वहाँ का जो इंटरिम गवर्नमेंट कौन चला रहा है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? मोहम्मद, है ना, यूनुस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अप्रूव्ड प्रो हसीना लॉयल्टीज एंड रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, रिपोर्ट्स ऑफ द हसीनाज प्लान वर्चुअल एड्रेस फ्रॉम द एग्जाइल इन इंडिया, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना है, वन लाइनर क्वेश्चन है। मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं? उसको लीड कर रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट को, ये सब बातें लिखी है। नेक्स्ट है इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन। पढ़ना, यूनेस्को हैज लॉन्च्ड द इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन। इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन के बारे में दो बातें लिखी हैं। इट मार्क्स द 10th एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड द गर्ल्स इन द साइंस. It was launched by the UNESCO. The campaign emphasizes the positive impact of the diverse perspective in the scientific fields and encourages greater participation of women using the hashtag Every Voice in Science. ग्लोबल सिनेरियो, लो रिप्रेजेंटेशन होता है महिलाओं का, ठीक है। 1/3 रिप्रेजेंटेशन है, उसे बढ़ाने के लिए स्टेम, व्हाट इज स्टेम? साइंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें महिलाएं वुमेन का पार्टिसिपेशन कम रहता है, तो वुमेन या गर्ल्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हमने स्टेम प्रोग्राम भी लॉन्च किया होता है, ठीक है। तो उसके लिए यूनेस्को ने वर्ल्ड रखा है इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना। किस दिन मनाया जाता है? 11 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 11 फरवरी को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड द गर्ल्स इन साइंस भी हम बनाते हैं, ठीक है। इसको बनाने वाला कौन है? UNGA, जनरल असेंबली। कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में स्टार्ट हुआ था। भारत में क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वही सब बात है। नेक्स्ट, PM नरेंद्र मोदी विजिट टू फ्रांस। मोदी जी कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे। क्यों गए थे? देखो देखते हैं। मोदी जी वहाँ गए थे, AI एक्शन समिट हुई थी, ठीक है। और जो AI एक्शन समिट थी वो कहाँ पर हुई है? फ्रांस में। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ मिलकर मोदी जी ने इसे को-चेयर भी किया होता है। फोकस किसके ऊपर था? एथिकल AI, ओपन सोर्स सिस्टम, डिजिटल इंक्लूसिविटी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन कॉन्सुलेट इन द मार्सेल, ठीक है। मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इसे स्टार्ट किया था। और इसके अंदर बस यही बताया गया था कि भाई हमें कैसे आने वाले समय में AI से लड़ना होगा। और आप AI के बारे में सभी जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? तो AI वॉज फाउंडेड इन 1956। इसको बनाने वाला कौन था? तो बाय जॉन मैकार्थे। जॉन मैकार्थे इसे बनाने वाले थे, ठीक है। इसका एडवांस वर्जन कौन सा है? चैट GPT, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2022 बाय सैम ऑल्टमैन। इसे लाने वाले कौन थे? सैम ऑल्टमैन। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। और इसकी समिट को शेयर किसने किया? मोदी जी और मैक्रोन ने। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, बाकी AI के बारे में आप जानते हो, ठीक है। और वहाँ हमने एक साइंड डिक्लेरेशन ऑन द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स फॉर द सस्टेनेबल न्यूक्लियर एनर्जी। हमने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए उनके साथ एक MOU भी साइन किया है। किसके ऊपर? एनर्जी के ऊपर, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल कहाँ पर है? पेरिस। प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, करेंसी यूरो, प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंकोइस बायरू। वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट, नाइजर बिकेम्स द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ऑन्कोसर्सियासिस। क्या होता है ऑन्कोसर्सियासिस? तो एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं रिवर ब्लाइंडनेस। It is caused by the parasitic worm and transmitted through the bite of infected black flies. It primarily affects rural communities living near fast flowing rivers where these black flies breed. ठीक है, तो जो black flies होती हैं उनके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है एक पैरासाइट, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है और इसे कहा जाता है रिवर ब्लाइंडनेस। तो जो पहली कंट्री है जिसने इसको एलिमिनेट कर दिया है वो कौन सी? अफ्रीका की नाइजर। वन लाइनर में याद रखना, ठीक है।
सिम्टम्स क्या होता है? इंटेंस ईचिंग, स्किन रैशेस एंड इन सेवर केसेस ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। इट इज द सेकंड लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड, अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ द पीपल इन एरियाज वेयर द डिजीज इज एंडेमिक, पार्टिकुलरली इन द सब सहारा रीजन। ठीक है, नाइजर के साथ साथ कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, इन सब ने इसको क्या कर दिया है? एलिमिनेट कर दिया है। तो वन लाइनर याद रखना। ठीक है, अर्जेंटीना अनाउंसेस विड्रॉल फ्रॉम द WHO। जो अर्जेंटीना है उसने किससे विड्रॉ कर लिया है? WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और आपको पता है किसने कर लिया था? किसने? USA ने भी कर लिया था। और इससे पहले आपने पढ़ा होगा अर्जेंटीना वाज रेडी टू ज्वाइन ब्रिक्स, बट अर्जेंटीना में प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो USA की तरफ ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, तो उन्होंने ब्रिक्स को भी ज्वाइन नहीं किया। और अब अमेरिका के देखो देख उन्होंने क्या किया? WHO से भी विड्रॉ कर लिया है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, अर्जेंटीना हैज़ अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द WHO World Health Organization following a similar decision made by the United States President Donald Trump। वही बात है जो मैंने अभी बताया था। कब बना था WHO? 1948 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। 194 इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल को 5 साल के लिए बनाया जाता है। वही सब बातें हैं, थोड़ा सा याद रखना है बस। ठीक है, हम बार बार पढ़ते हैं। किस दिन बना था? 1948 में 7 अप्रैल को। और दैट इज वाई 7 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज। Recently, the World Health Organization has released the 2025 edition of the International Classification of the Disease 11th revision. It is a flagship World Health Organization product that serves as the basis for identifying health trends and statistics at the country level and the worldwide. ठीक है, डिजीज को क्लासीफाई किया गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में पढ़ सकते हो। ठीक है, ह्यूमन डिजीज कौन सी हैं, ठीक है, क्या कौन कौन सी क्लाइमेट में कौन सी चल रही हैं। ठीक है, तो वो सब बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये हमारे काम की चीज़ है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ जाती है। रिसेंटली इन ए मेजर डेवलपमेंट द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हैज़ ऑफिशियली केम इनटू फोर्स। Established by the Government of India through the National Tiger Conservation Authority NTCA के थ्रू उसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज इसकी मिनिस्ट्री है। 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ था क्योंकि उस समय 50 साल पूरे हो गए थे प्रोजेक्ट टाइगर के। देखो आपने पढ़ा होगा, हालांकि हमने फैब हैंडआउट में पढ़ा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और जो आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है बेसिकली ये कौन से ईयर में आता है? तो ये आता है 1972 में। और इसके अंडर में एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है जिस प्रोजेक्ट का नाम क्या होता है? प्रोजेक्ट टाइगर। और जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसमें हमें टाइगर्स को बचाना था, सेव करना था। तो उनको बचाने के लिए हमने क्या किया? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया। और उसको लॉन्च हुए 50 साल पूरे हो गए कब? 2023 में। तो हमने क्या किया? जो कैट, जो बिल्ली की प्रजातियां होती है, बिग कैट स्पीसीज, उनको बचाने के लिए एक प्रोग्राम और लॉन्च कर दिया जिसका नाम रखा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और वो हमने 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अभी उसमें क्या हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट किसके ऊपर फोकस रहता है इसका? टाइगर, लॉइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। 1 2 3 4 5 6 और 7। भारत में क्या नहीं मिलता है? तो भारत में जैगुआर और प्यूमा नहीं मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, 97 कंट्रीज में इसको इंक्लूड किया गया है, लेकिन अभी इसके करंटली जो मेंबर्स हैं वो है निकारागुआ, एस्वाटिनी, इंडिया, सोमालिया, लाइबेरिया। जब इसको 60+ मेंबर्स रेटिफाई कर देंगे तब जाकर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। इसके लिए इनिशियली 150 करोड़ रुपए की फंडिंग दी गई है। चलते नेक्स्ट। और याद रखना इसके अंदर अब गलती से भी ऐसा मत कर देना कि ब्लैक पैंथर है कि नहीं है, क्योंकि ब्लैक पैंथर नाम का कोई जीव नहीं होता है। जो लेपार्ड होता है उस लेपार्ड के शरीर के ऊपर क्या होता है? एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं, कंडीशन होती है मेलानिज्म। जब उसके शरीर का पूरा शरीर ब्लैक हो जाता है, इवन स्पॉट्स वगैरह सब ब्लैक हो जाते हैं, तो दैट कंडीशन इज नोन एज मेलानिज्म। एंड मेलानिज्म से बना हुआ लेपार्ड क्या कहलाता है? ब्लैक पैंथर कहलाता है। ये भी ध्यान रखना।
Next, Asian Fisheries and the Aquaculture Forum. The 14th Asian Fisheries and the Aquaculture Forum is being organized in the New Delhi. कहाँ पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में. It is a triennial event of the Asian Fisheries Society, which has a strong legacy of fostering the global collaboration in the sector. Since its inception, the forum has been successfully hosted in multiple countries across the Asia. तो इस बार यहाँ पर हो रहा है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना. This prestigious event is being hosted in India for the second time. भारत में दूसरी बार हो रहा है. ठीक है, कोच्चि में हुआ था 2007 में. ठीक है, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेंथ, इंटरनेशनल पार्टनरशिप, वही सब बातें हैं. वेयर इज द हेडक्वार्टर? तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है. ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा. नेक्स्ट, इस बार की थीम क्या है? तो ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक. ठीक है, और याद रखना ब्लू इकोनॉमी किसे कहते हैं? जो वाटर के थ्रू, ओशियंस के थ्रू जो पैसा बनाया जाता है उसे ब्लू इकोनॉमी भी कह देते हैं, मैरीन इकोनॉमी भी कह दिया जाता है. प्रोजेक्ट वाटरमाउथ क्या है समझना? वाटरवर्थ. रिसेंटली मेटा बोले तो फेसबुक अनाउंस्ड इट्स मोस्ट एम्बिशियस सबसी केबल एंडेवर एवर प्रोजेक्ट Waterworth. It stretches over 50,000 kilometer long cable which connects India, US, Brazil, South Africa. ठीक है, वो सब आते हैं उसमें. Its cable will reach depth of up to 7,000 meter in the deep waters. The project is using AI to enhance the subsea cable infrastructure. ठीक है, तो इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट वाटरवर्थ. ठीक है, केबल्स को भी छाया जा रहा है और कुछ नहीं है, तो वन लाइनर में पढ़ के आगे बढ़ जाना. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये भी वन लाइनर में पढ़ना है. अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट, इंडिया रैंक्ड 96th आउट ऑफ द 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. भारत की रैंक कौन सी है? 96 नंबर पे आता है भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में. ठीक है, कौन पब्लिश करता है? तो इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करती है 1995 से. ठीक है, it generally defines corruption as an abuse of the entrusted power for the private gain. It uses a scale of 0 to 100, where 0 is the highly corrupt and 100 is the very clean. टॉप स्कोरर है आपके डेनमार्क, सबसे ऊपर है, उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर. ठीक है, तो याद रखना वन लाइनर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन की कौन टॉप स्कोरर है, कौन लास्ट में है. इंडिया 38th नंबर पे है, सिंपल सा याद रखना. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट. Climate Risk Index. According to a new Climate Risk Index report, India ranks 6th among the top 10 countries most affected by the extreme weather events over the last 3 decades from the 1993 से 2023 तक. सबसे ज़्यादा क्लाइमेट से इफेक्ट होने वाला कौन है? भारत. कौन पब्लिश करता है? 2006 में पब्लिश हुई थी. ठीक है, it analyze the climate related extreme weather events. ठीक है, जैसे इसके अंदर कौन पब्लिश करता है? इसे जर्मन वॉच, एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉन बर्लिन में बनी हुई है, वो उसे पब्लिश करती है. भारत की रैंक 6th नंबर पे है 2025 में. ठीक है, सिंपल सा याद रखना. जैसे बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे कहीं पर फ्लड होगी, कहीं पर साइक्लोन्स आ गए, है ना, तो इन वजह से जो नुकसान होते हैं उनकी भी यहाँ पर एक रैंक निकाली जाती है. तो भारत 6ठे नंबर पे, सिंपल सा याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. वन लाइनर क्वेश्चन है. पनामा विड्रोज फ्रॉम द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. जो पनामा है उसने BRI को 2017 में ज्वाइन किया था. टू एनहांस ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बिटवीन एशिया एंड लैटिन अमेरिका, चाइनीज कंपनीज सिक्योर्ड मेजर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग ए 4th ब्रिज ओवर द पनामा कनाल एंड हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट. कंसर्न क्या हुआ? तो यूएस ने एक्सप्रेस किया कंसर्न चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के बारे में. और आपने पढ़ा होगा कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने पनामा कनाल को पनामा से लेकर वापस किसे दे दिया? तो आपके यूएसए को ले लिया गया. तो याद रखना जो पनामा कनाल है बेसिकली, ठीक है, पनामा कैनाल, जैसे आपने कभी हम्बन टोटा का नाम सुना है? हम्बन टोटा श्रीलंका में है, चाइना ने उसको लोन दे के बर्बाद कर दिया, बाद में हम्बन टोटा का एक्सेस ले लिया, लीज पर ले लिया. कल को ऐसा ना हो कि पनामा को भी चाइना बर्बाद कर दे BRI के चक्कर में, है ना, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और पता चले कि वो जो पनामा कनाल है वो चाइना के पास चलेगी तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा. कैसे? देखो, ये है मान लो नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, जस्ट समझना. ठीक है, इन दोनों के बीच में ये आपस में कनेक्टेड है. तो यहाँ पर एक नहर बनी हुई है जिसे कहा जाता है पनामा कनाल. ठीक है, ये आपके क्लैट में 2022 वाले क्लैट में क्वेश्चन भी आया हुआ है. ठीक है, दिसंबर 2022 में जो एग्जाम हुआ था कि जो पनामा कनाल है किसको कनेक्ट करती है? तो इधर है आपका कौन सा? पैसिफिक ओशियन. ठीक है,
पैसिफिक ओशियन, और ये पैसिफिक को किससे कनेक्ट करती है, तो इधर क्या भरा पड़ा है पूरा अटलांटिक, तो पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ती है। अब सोचो BRI के चक्कर में ये पनामा के पास थी, याद रखना ये जो कैनाल थी पनामा कैनाल 1977 में एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ टोरिजोस, ठीक है, ये आपने जनवरी के हैंडआउट में पढ़ा हुआ, ट्रीटी ऑफ टोरिजोस। और इस ट्रीटी ऑफ टोरिजोस से 1999 में पनामा कैनाल वाज गिवन टू पनामा को दे दी थी। लेकिन अब ट्रम्प साहब ने जैसे आए तो उनको लगा कि चाइना का कल को कोई गेम ना खेले, तो उन्होंने उसे वापस विड्रॉ कर लिया। जब उन्होंने पनामा कैनाल ही ले ली तो पनामा ने भी क्या किया, BRI से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो चाइना अपने आप को बचा रहा है, वरना इधर से इधर जो अमेरिका की जो पूरा एक्सेस मिल रखा है इधर के कंट्री से जो ट्रेड करता है वो तो छूट जाएगा, क्योंकि उसे फिर पूरा साउथ अमेरिका पार करके आना पड़ेगा। इसीलिए इस कैनाल को बनाया गया था ताकि इधर से इधर आने में आसानी हो। जैसे हमने स्वेज कैनाल पढ़ी है, रेड सी और मेडिटेरियन सी को ज्वाइन करती है, वरना तो पूरा अटलांटिक घूम के फिर पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ता था, जो कि बहुत डिफिकल्ट, महंगा और उसमें टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्सेज भी वेस्ट होते थे, ठीक है। पाकिस्तान ज्वाइंस चाइनाज चेंगे 8 लूनार मिशन, जो चाइना है वो अपना चेंगे 8 लूनार मिशन लॉन्च करेगा, पाकिस्तान ने उसे ज्वाइन कर लिया। वन लाइनर में याद रखना। भारत कितनी बार मिशन कर चुका है, भारत के चंद्रयान 3 यानी कि 3 बार जा चुका है चांद पर। चांद के साउथ पोल पर है ना, मून के साउथ पोल पर जाने वाला भारत पहला देश बना है दुनिया के अंदर। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना आप, ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। दुनिया में पहला देश कौन सा था जिसने चांद पर पानी की डिस्कवरी की थी, वाटर डिस्कवरी, तो इंडिया था। और अभी हमने हमारा चंद्रयान 3 से ये भी बताया कि वहाँ पर धरती के नीचे क्या हो सकता है, चांद की ज़मीन के नीचे आइस भी हो सकती है, ठीक है, ये भी याद रखना। चेस्ट जो हमारा बेसिकली पेलोड था उसके थ्रू। पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन सुपरको हैज़ किसके साथ पार्टनरशिप कर लिया उसने, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA फॉर द चेंगे 8 मिशन मार्किंग पाकिस्तान्स फर्स्ट मेजर लूनार एक्सप्लोरेशन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। उसका पहला इन्वॉल्वमेंट रहेगा किसमें, लूनार एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। तो सिंपल सा ऑनलाइनर में याद रखना। कुछ वन लाइनर्स भी हैं। इंडिया पेड USD टू द UN रेगुलर बजट। UN रेगुलर बजट में हमने कितना पैसा दिया इस बार, $32.895 मिलियन दिए हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। ये भी याद रखना, कौन सा ऐसा देश पहला बना है जिसने जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल अगर आपने AI से जनरेट करके डाला तो आपको क्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि क्राइम माना जाएगा। तो कौन सा आपका, UK। US President Donald Trump has declared the February 9 as the Gulf of America Day, ठीक है, तो इसे गल्फ ऑफ अमेरिका डे भी माना गया। President Donald Trump signed an executive order that significantly altered US involvement in the key United Nations bodies, UN Human Rights Council and the UNRW से भी वो विड्रॉ कर रहा है। President Donald Trump signed the No Man in Women's Sports Executive Order, यानी कि वुमेन्स के स्पोर्ट्स में कोई भी आदमी नहीं होगा, और उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को बैन कर दिया है पार्टिसिपेट करने से फीमेल स्पोर्ट्स में। आपने देखा होगा ना, एक बॉक्सर का बहुत न्यूज़ आई थी ओलंपिक में, वो ट्रांसजेंडर थी और वुमेन वाले गेम में वो जीत गए थे, ठीक है। बाद में पता चला वो मेल ही है, ठीक है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है। तो इनको बैन कर दिया उन्होंने और कुछ नहीं है। तो ये भी वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट कौन सा है, President Donald Trump signed an executive order reversing the federal policies that promoted paper straws और plastic ones, ठीक है, तो उसको भी इन्होंने बैन कर दिया है, ठीक है। United Arab Emirates UAE has launched the first phase of the Blue Visa system, a 10-year residency permit designed for the individuals dedicated to the environmental sustainability। न्यूजीलैंड पहला देश बन गया जिसने माउंट तारानाकी को एक लीगल पर्सन की तरह माना है, और उसको वही राइट दिए हैं जो किसको दिए जाते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को। तो एक पहाड़ को एक ह्यूमन बीइंग मानने वाला पहला देश कौन सा बन गया, न्यूजीलैंड। कौन से पहाड़ की बात हो रही है, माउंट तारानाकी, ठीक है। और इंडिया में पहाड़ों की पूजा होती है, बाद की बातें हैं, ठीक है, वो हमारा कल्चर है। कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं, वो भी याद रखना, ठीक है। वन लाइनर की क्वेश्चन है, सिंपल से याद रखना। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, जैसे बार्ट डे वीवर लीडर ऑफ द न्यू फ्लेमिश अलायंस वाज स्worn in एज द बेल्जियम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद है आपका ली बोलोजन द प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट हैज़ बीन स्worn एज द रोमानियाज इंटरिम प्रेसिडेंट, ठीक है। सिंपल से वन लाइनर क्वेश्चन याद रखना, है ना। चलते हैं नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा, नेशनल। देखते हैं नेशनल या नेशनल न्यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है।
Recently, the Union Minister for Finance announced the National Manufacturing Mission while presenting the Union Budget 2025-26। हमारे जो यूनियन मैन्युफैक्चरिंग मिशन है उसको लॉन्च किया गया। इट कवर्स स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर फर्दरिंग मेक इन इंडिया, तो हम मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। इट विल ले एम्फेसिस ऑन 5 लोकल एरिया ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स, ए वाइब्रेंट एंड डायनामिक MSME सेक्टर। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इनको प्रमोट करने के लिए आर्टिकल कौन सा है 43 के ए में लिखा है कि सरकार इन्हें प्रमोट करेगी। ठीक है। The government will provide policy assistance, implementation, roadmaps, and governance and monitoring structures for the central ministries and the states. It aims to enhance the domestic value addition। ठीक है, इससे क्या होगा, सोलर PV सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी, EV प्रोडक्शन बढ़ेगा, बैटरीज का, मोटर्स, कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइसिस, विंड टर्बाइंस, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, इन सबको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट। नेशनल जियोस्पाशियल मिशन क्या है ये समझना। रिसेंटली द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लॉन्च ऑफ नेशनल, क्या लॉन्च किया जा रहा है, तो नेशनल जियोस्पाशियल मिशन इन द बजट 2025-2026। क्या है, PM गति शक्ति फ्रेमवर्क। ठीक है, जस्ट इसको रीड करना। दिस इनिशिएटिव विल लेवरेज द एग्जिस्टिंग PM गति शक्ति फ्रेमवर्क। PM गति शक्ति क्या है, तो इसमें हम क्या कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये उस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को हटाने के लिए क्या किया गया, इसको उसको फर्दर बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया, और कुछ नहीं है। It will aimed at modernizing the land records and enhancing the urban planning across use which have long hindered growth in various regions। तो सिंपल याद रखना, जो भी आपके अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज, उसमें ज़मीन का डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जियोस्पाशियल मिशन है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, और बजट का महीना है तो कुछ कुछ नया नया जरूर होगा। जैसे कि देखो नया आ गया भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम 2025-26 के बजट में है, तो वन लाइनर में पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, तो घबराना है नहीं, जस्ट रीड कर लेना है। जैसे has announced भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स। जितनी भी बुक्स होती हैं भारत में कितनी लैंग्वेज हैं, तो आपको पता होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 8 में टोटल कितनी भाषाओं की बात है, 22 लैंग्वेज का डिस्कशन किया गया है। तो उन 22 लैंग्वेज में बच्चों के पास क्या होनी चाहिए, बुक अवेलेबल होनी चाहिए। उसी के लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लाई गई है। It aims to make learning more accessible by offering digital textbooks and study materials in multiple Indian languages. Students in the schools and the universities can access textbooks and the resources in the digital format. Sports, regional language education benefiting students from diverse linguistic backgrounds. ठीक है, इसका टारगेट है लगभग 22,000 बुक्स को इंडियन लैंग्वेज में विद इन 5 ईयर्स आपको अवेलेबल कराना है। इसको UGC है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, वो जब कब बना था 1956 में, एंड भारतीय भाषा समिति मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको क्या कर रही है, लीड कर रही है। ठीक है, सिंपल से याद रखना 13 नोडल यूनिवर्सिटीज भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, जस्ट बेसिक सी बातें, आई थिंक आप इसकी थीम समझ चुके होंगे, क्या यह है, क्यों लाया गया है। ज्ञान भारतम मिशन पढ़ना जरा, क्या है ज्ञान भारतम मिशन, नाम से समझ रहे होगे। ठीक है, भारत को ज्ञान क्या है, ये भी बजट की बात है, तो बजट में कुछ ना कुछ हुआ होगा, सारी चीजें हमें पढ़नी है। द यूनियन बजट 2025-2026 अनाउंस्ड द ज्ञान भारतम मिशन अंडर विच 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स विल बी कंजर्व्ड एंड द डॉक्यूमेंटेड। एक उसके अंदर लगभग 1 करोड़ जो किताबें उनको क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है सर्वे, डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व द इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। Over 1 crore manuscripts across academic institutions, museums, libraries, private collections उसको प्रिजर्व किया जाएगा, और एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम बनाया जाएगा। इट्स पर्पसेस आर डिजिटाइजेशन एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज शेयरिंग फॉर रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स एंड द इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है मैन्युस्क्रिप्ट, ए हैंड रिटन कंपोजिशन ऑन मटेरियल्स लाइक पेपर, बार, क्लॉथ, मेटल, पाम लीफ। कहीं पर भी अगर हाथों से लिखी हुई कोई कारीगरी है तो हम उसे क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कह देते हैं। ठीक है,
एज क्राइटेरिया एटलीस्ट 75 ईयर पुरानी होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, हिस्टोरिकल होनी चाहिए, या फिर एस्थेटिक वैल्यू की होनी चाहिए। ठीक है, लिथोग्राफ्स, प्रिंटेड बुक्स आर नॉट मैन्युस्क्रिप्ट्स, उनको नहीं माना जाता है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स, उसमें जैसे संस्कृत, ओडिया, किसी में मिले हम उसे बचाना है तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना। नक्शा प्रोग्राम, ये तो हमने हैंड आउट में पढ़ा था। व्हाट इज नक्शा? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज इनॉग्रेटिंग द नक्शा प्रोग्राम एट द रायसेन, मध्य प्रदेश। द नेशनल जियोस्पाशियल नॉलेज, अभी पढ़ा था ना जियोस्पाशियल, है ना, जो लैंड से उसको डिजिटलाइजेशन करना। सर्वे ऑफ द अर्बन हैबिटेशंस प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट एंड अपडेट लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज। देखो अर्बन एरियाज के लिए कौन सा है? नक्शा इनिशिएटिव लाया गया, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, नॉट फॉर रूरल, रूरल के लिए अलग होता है। दिस इनिशिएटिव विल एम्पावर सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन्स को क्या करेगा? ये एम्पावर करेगा। इम्प्रूव ईज ऑफ लिविंग, एनहांस अर्बन प्लानिंग एंड रिड्यूस लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। This IT-based system for property record administration will foster transparency, efficiency, and support sustainable development. The Survey of India is the technical partner for the Naksha. कौन करवा रहा है इसे? Survey of India इसके साथ पार्टनर कर रहा है, which is responsible for conducting the aerial surveys and providing ortho-rectified imagery. ठीक है, सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट है SWARAIL एप्लीकेशन। व्हाट इज SWARAIL? द रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड द सुपर ऐप SWARAIL, ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सीमलेस रेलवे सर्विसेज के लिए SWARAIL आया है। It integrates various railway services, eliminating the need for multiple applications and reducing the space consumption on the user device. A key focus of the app is enhancing user experience with a seamless and clean user interface. The app caters to a wide range of user needs, including reserved and unreserved ticket booking, parcel and freight inquiries, train and PNR status inquiries, food orders on trains, ये सब उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। सिंपल सा याद रखना। सोइल हेल्थ कार्ड सिस्टम, जो हमारा सोइल हेल्थ कार्ड सिस्टम है उसको कंप्लीट हो कितना साल हो गए हैं? 10 साल हो गए, तो न्यूज़ में आ गया। क्या है ये समझना? द सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2015, 2015 में आया था, अभी 25 चल रही है, तो एक डिकेड पूरा हो चुका है। टू असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू इशू द सोइल हेल्थ कार्ड्स टू ऑल फार्मर्स, सभी फार्मर्स के लिए बनाए जाएंगे। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स ऑन द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ देयर सोइल अलोंग विद द रिकमेंडेशन ऑन अप्रोप्रिएट डोजेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या देना है? जैसे NPK होता है ना, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसका एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है 4:2:1 होता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो ये अच्छा होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर भरपूर मात्रा में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है? सोइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। विलेज लेवल पे सोइल की टेस्टिंग होती है, 10 साल पहले आया था, 10 साल पूरे हो गए हैं, तो वन लाइनर में याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बाकी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसका मिनिस्ट्री आपकी एजेंसी होती है, नोडल एजेंसी। PM अजय स्कीम। व्हाट इज PM अजय समझना। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चेयर्ड ए मीटिंग ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी फॉर PM अजय। व्हाट इज अजय? तो अजय का मतलब है यहाँ पर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अनुसूचित जाति किसे कहते हैं? ST, है ना, SC और ST, अनुसूचित जाति जनजाति। इज ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है इसे। इट इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द पुअर्टी अमोंग द SC कम्युनिटीज। SC कम्युनिटीज के लिए उनके बीच में होने वाले जिसने भी उनके साथ जो गरीबी रेखा से बाहर निकालना है लोगों को, बेसिकली ऐसा मान सकते हो। ठीक है, थ्रू द वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक द जनरेशन ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉयमेंट एंड इंप्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन द SC डोमिनेटेड विलेज। It is a merged scheme for 3 centrally sponsored schemes: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू द शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। तीनों को मिलाकर ये चलाया जा रहा है। ठीक है, इट विल इंक्रीज द इनकम ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, उनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, गरीबी हटानी है। शेड्यूल्ड कास्ट पर्सन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन्स आर एलिजिबल फॉर द गेटिंग बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम। तो वन लाइनर में याद रखना। ठीक है,
ये 2021-22 से चल रही है, 3 कंपोनेंट्स में चल रही थी। SC डोमिनेटेड विलेज में इसे आदर्श ग्राम के नाम से जाना जा रहा था, ठीक है, और हॉस्टल्स वगैरह भी बनाए जा रहे थे बच्चों के लिए। नेक्स्ट है सृजनम रिग। व्हाट इज सृजनम रिग समझना। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडोजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सृजनम एट एम्स न्यू दिल्ली। तो वन लाइनर में याद रखना, भारत का पहला है, तो कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा इंडियाज फर्स्ट सृजनम कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। वन लाइनर में याद रखना, क्वेश्चंस वगैरह में आपसे पूछ लिए जाते हैं। दिनेश खरा कमेटी, ये भी हमने पढ़ा था कि इस बार का जो बजट आया था उस बजट में जो इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस का एक्ट कब आया था 1938 में, तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। हमारे यहाँ पर इस बार के बजट में जो इंश्योरेंस है, ठीक है, इसमें जो FDI होता था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो जो FDI था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको 74% से बढ़ाकर 100% हमने कर दिया था। और जब हमने उसे बढ़ाकर 74% से 100% कर दिया था, तो इसके लिए कि इससे क्या होगा, क्या इसके लिमिटेशंस होंगी, क्या इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ बन जाएंगी, इसको स्टडी करने के लिए दिनेश खरा जो कि SBI के चेयरमैन रह चुके हैं, उनको लीड करते हुए 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी जिसको नाम दिया गया था खरा कमेटी, ठीक है। तो वो वाली ही न्यूज़ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, National Commission for Safai Karmcharis. Recently, the Union Cabinet approved a 3-year extension of the tenure for the National Commission for Safai Karmchari (NCSK). कब बना था NCSK? 1994 में अंडर द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट, जो कि कब आया था 1993। तो वन लाइनर में याद रखना, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी 1994 में बना था, एक्ट 1993 में आया था। इट वाज फंक्शनिंग एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी टिल 2004 व्हेन द लॉ लैप्स्ड। Since then, the Commission is acting as a non-statutory body under the Social Justice Ministry, with its tenure being extended from time to time. और अब दोबारा से इसका टेन्योर 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट का, सफाई कर्मचारियों की बात हो रही है, मैनुअल स्क्वेंजर्स की बात हो रही है। आपने पढ़ा होगा एक एक्ट आया था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन, 2013। आपने ये भी पढ़ा होगा कि केरला पहला स्टेट बन गया था जिसने नमस्ते स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हुए रोबोट्स यूज़ किए थे, किसके लिए, मैनुअल स्क्वेंजिंग को हटाकर, ठीक है। सीवर लाइन की सफाई के लिए हमने रोबोट्स का भी यूज़ किया होता है। तो केरला पहला था। रोबोट कौन सा था? बैंडिकूट, ये भी हम पढ़ चुके हैं जनवरी में। नेक्स्ट कौन सा है? स्वावलंबिनी प्रोग्राम। क्या है स्वावलंबिनी प्रोग्राम, देखते हैं। Recently, the Union Ministry of Skill Development and the Entrepreneurship launched the Swavlambini program. It was launched by the Ministry of Skill Development and the Entrepreneurship through Indian Institute of Entrepreneurship in collaboration with the नीति आयोग in the Assam, मेघालय and मिजोरम। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है ये? आसाम, मेघालय और मिजोरम। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है ना, एग्जाम के लिए कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। This initiative is aimed at empowering the female students in the select higher education institutions. Female students के लिए है। The initiative aims to provide structured training through the entrepreneurship awareness program, which introduced 600 female students to the entrepreneurship as a viable career option. For 300 selected students, the Women Entrepreneurship Development Program offers an intensive 40-hour training covering crucial business aspects such as training and the skilling, access to finance, market linkage, ठीक है, वो सब उसको अवेलेबल कराया जाएगा। 3 स्टेट है, स्कीम का नाम और स्टेट याद रखना। आप साथ साथ पढ़ना भी सीख रहे हो ना कि चीज़ों को कैसे कवर करना है ना। मैं बार बार कहता हूँ जीके मंत्रा बहुत बड़ी किताब होती है, बट हमें ये पढ़ना होता है कैसे उसको पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट मेरे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेवोल्यूशन इंडेक्स। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज will release the comprehensive devolution index report on the 13th of Feb 2025 at the Indian Institute of Public Administration. ठीक है, it is a result of the meticulous research and empirical analysis providing insight into the progress of the decentralization across the states and the union territories. ठीक है, फ्रेमवर्क, फंक्शन, फाइनेंस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी के लिए आता है पंचायत में। और जो आपकी ग्राम पंचायत होती है किस दिन बनी थी, तो आपको पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत
2 अक्टूबर 1958 को 59 को बनी थी। पहली ग्राम पंचायत कहाँ पर बनी थी? तो याद रखना बगदरी विलेज, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, पहली ग्राम पंचायत बनी थी। 2 अक्टूबर 1959 को बनी थी क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे होता है और गांधी जी का सपना था कि हर गांव में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में लिखा है। बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से इसे 24th ऑफ द अप्रैल 1993 को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया एंड दैट इज वाई 24th ऑफ द अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल पंचायती राज डे। और तब इसको आर्टिकल दिए गए 243 के ए से लेकर आर्टिकल 243 का ओ, और उस आर्टिकल 243 के ए से आर्टिकल 243 के ओ तक में टोटल इसकी वर्किंग है 29, ठीक है, और उसके अंदर उसकी सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। शेड्यूल कौन सा दे दिया गया? इसे 11th शेड्यूल दे दिया गया। पार्ट कौन सा दिया गया? इसे 9th पार्ट दिया गया। आर्टिकल ये दे दिए गए और ग्राम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। तो डेवोल्यूशन इंडेक्स हमारा ये बताता है कि कितना डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, किस स्टेट में, कौन सा स्टेट टॉप पर है, ठीक है। देखा हो ना, सरपंच है ना, सरपंच अगर ढंग से काम करे तो सरपंच जैसे देश में प्राइम मिनिस्टर होता है, गांव में सरपंच उसी की तरह काम करता है, बट कब? जब वो एक्चुअल में काम करना चाहे तब, है ना। नहीं करता है, बाद की बात है, ठीक है। तो वही सब के लिए एक डेवोल्यूशन इंडेक्स आता है। ट्रांसपेरेंसी इन ट्रैकिंग, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट जब आएगी हम उसे पढ़ लेंगे, हालांकि अब तक आ चुकी है। फोर्ट विलियम रीनेम्ड एज द विजय दुर्ग, जो आपका फोर्ट विलियम है कोलकाता में, जो कि ईस्टर्न आर्मी कमांड का हेडक्वार्टर था, उसका नाम क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग रख दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। ये 1773 में बनाया गया था। किंग विलियम थर्ड जो था इंग्लैंड का, उसके नाम पर नाम था। ये आपके हुगली रिवर के किनारे पर बना हुआ है, ठीक है। हुगली रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है वहीं से निकलती है, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडियन आर्मी, आज आर्मी के पास है। इट ऑल्सो सर्व एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न कमांड। द ओरिजिनल फोर्ट वाज बिल्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1696, ठीक है। और जो ब्लैक होल इंसिडेंट था कोलकाता का, वो भी यही हुआ था। आप जानते हो इस बात को, जो सिराजुद्दौला था ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिश सोल्जर्स को कैद कर दिया था। सुबह जब मॉर्निंग हुई तो 123 की डेथ हो चुकी थी, 23 जिंदा बचे थे, उन्हें छोड़ दिया था और वो जाकर मिल गए थे किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। फिर उधर से रॉबर्ट क्लाइव आता है, ठीक है, और वो इसके ऊपर अटैक करता है। इधर से मीर जाफर, और वो सारी कहानी आप जानते हो। सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और जो बंगाल था वो किसे दे दिया जाता है? मीर जाफर को दे दिया जाता है। तो वही सब कहानी है, बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं उसे, है ना, 1757, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर और उसके बाद इंडिया ही गुलाम हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इसका नाम विजय दुर्ग हो गया, बस इतना याद रखना। ये हिस्ट्री का पार्ट हम पढ़ चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इज विजिट टू मॉरिशियस। मोदी जी कहाँ गए थे? मॉरिशियस। Prime Minister Narendra Modi will visit Mauritius as the guest of honor at the country's National Day celebrations on the March 12, 2025, ठीक है। वहाँ के जो पीएम है मॉरिशियस के, नवीन रामगोलम, अनाउंस्ड द विजिट हाईलाइटिंग द स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाइज। 12 मार्च को ये मॉरिशियस नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स रूल। 1968 में इंडिपेंडेंट हो गए थे और 12 मार्च को यहाँ पर गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था? याद करो, साबरमती आश्रम से गांधी जी चले थे, ठीक है। दांडी तक गए थे, इसको दांडी मार्च या दांडी मार्च भी कहते हैं, सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, सॉल्ट मूवमेंट भी कहते हैं, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। उस दिन गांधी जी दांडी मार्च किए थे और 12 मार्च को ये लोग क्या हुए थे? इंडिपेंडेंट भी हुए थे। तो 12 मार्च को इन्होंने मोदी जी को वहाँ पर इन्वाइट किया था, तो इस वजह से न्यूज़ में आ गया और कुछ नहीं है, ठीक है। 70% जो मॉरिशियस पॉपुलेशन है वो इंडियन रूट्स की है, ठीक है। वहाँ पे भोजपुरी, ठीक है, हिंदी, तमिल, ये सब वाइडली बोली जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक जो दार्जिलिंग है उसके अंदर पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, वन लाइनर याद रखना, हैज़ एस्टेब्लिश्ड इंडियाज़ फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक एंड एनिमल म्यूजियम। इंडियाज़ फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक एंड एनिमल म्यूजियम, ठीक है, दार्जिलिंग में है। सेंटर फॉर द सेलुलर एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। 60 एनिमल्स इसमें रखे जाएंगे जिसमें 23 एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है। पैथोलॉजी लेबोरेटरी है, स्केल्टन म्यूजियम है, ठीक है, वन लाइनर में याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट।
इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, पहले ही भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया तो देखते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन है सारे, है ना। The Central Zoo Authority has approved India's first white tiger breeding center in रेवा, मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रेवा में से अनाउंस कर दिया गया है। The Central Zoo Authority has approved India's first white tiger breeding center in the रेवा district, मध्य प्रदेश। This initiative is a major step in wildlife conservation। देखो जो हमारा ठीक है टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है इसे, ठीक है, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर हमने पढ़ाई था 1973 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। लास्ट नोन वाइल्ड व्हाइट टाइगर, द प्रोजेक्ट इनिशियली अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल इन 2011 विल बी सेट अप इन गोविंदगढ़ नियर द स्टेट्स ओनली व्हाइट टाइगर सफारी द मुकुंदपुर, ठीक है, सिंपल सा ऑनलाइनर में याद रखना। Trail Guard AI system. What is Trail Guard AI system? The Simlipal Tiger Reserve is the first reserve where Trail Guard AI system has shown the success as an anti-poaching tool. Anti-poaching क्या होता है? देखो, हम नेशनल पार्क इसीलिए बनाते हैं, हम टाइगर रिजर्व इसीलिए बनाते हैं, हम एलिफेंट रिजर्व इसीलिए बनाते हैं कि इनका पोचिंग ना हो सके, इनकी हंटिंग ना हो सके। तो इनको हंटिंग से बचाने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को किसके द्वारा हंटिंग? ह्यूमंस के द्वारा। तो हमने क्या किया, एक ट्रेल गार्ड सिस्टम बनाया। इट इज एन एंड टू एंड कैमरा बेस्ड अलर्ट सिस्टम डिजाइंड फॉर एनहांसिंग द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रमोटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एक्जिस्टेंस इन रिमोट एरियाज। द सिस्टम कंबाइंस ड्यूरेबल आउटडोर हार्डवेयर on the edge AI algorithms and real-time transmission capabilities and can be deployed along trails or access points in areas of the interest. Its battery lasts for 6 months, एक बार रख दो 6 महीने तक बैटरी चलती है, to 1 year based on the number of photos it sends. It autonomously detects target objects and transmits real-time alerts that can trigger rapid response to entry by the poachers or illegal loggers, wildlife entering agricultural or the pastoral lands, ठीक है। तो फोटो वगैरह खींच के भेज देता है, तो वन लाइनर में याद रखना। कहाँ पर लगा है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। वाटरशेड यात्रा क्या है? द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द वाटरशेड यात्रा। इन्होंने वाटरशेड यात्रा को लॉन्च किया है। इट एम्स टू प्रमोट सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन व्हाइल क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट WDC, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। The yatra includes various activities such as भूमि पूजन, लोकार्पण, watershed महोत्सव, watershed की पंचायत, श्रमदान, encouraging community involvement in water resource management. Announcement of the watershed जन भागीदारी प्रतियोगिता for 2025-26 with the 20 लाख in rewards for top watershed project, ठीक है। आपको पानी बचाना है, क्यों? क्योंकि पानी की बहुत कमी है, ग्राउंड वाटर कम हो चुका है, उसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट है? वाटरशेड यात्रा निकाली गई थी। किसने? शिवराज सिंह चौहान, वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट इज अ मेजर ग्लोबल बर्ड वॉचिंग इवेंट and for the third year in a row Bengal topped India's bird species count। तो कौन टॉप पे है? तो बंगाल है। वेस्ट बंगाल recorded the highest number of species for the third consecutive year, ठीक है। 543 species spotted in the Bengal, ठीक है, आउट ऑफ 1068 स्पीसीज रिकॉर्डेड अक्रॉस इंडिया। तो भारत में पक्षियों की लगभग 1068 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा 543 बंगाल में पाई गई हैं। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। टोटल चेकलिस्ट अपलोडेड फ्रॉम बंगाल 1909, डिक्रीजेज फ्रॉम 2223 से 2023 में जो थे। दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा स्पीसीज है बंगाल में 252, ठीक है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, पहला वेस्ट बंगाल, देन उत्तराखंड, देन आसाम, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, ठीक है। टॉप 5 तुम्हें याद रखने हैं, टॉप 2 भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट, ठीक है। तो क्या है पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट? तो देखते हैं। Recently, farmers protesting at the Punjab and Haryana borders are observed February 23 as पगड़ी संभाल दिवस। याद रखना, जो 23 फरवरी है उसको फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे, उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा दिवस नाम से अनाउंस किया है। अजीत सिंह एक पैटर्नल अंकल थे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह के, उनकी याद में इसको रखा गया है।
अजीत सिंह अंकल ऑफ भगत सिंह, जो कि 1907 में पगड़ी समाल जट्टा मूवमेंट में शामिल थे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 एक्सप्लोटिव एग्रीकल्चर लॉज, जो कि ब्रिटिश ने इम्पोज किए थे, उनको अपोज किया था उन्होंने। और ऐसे ही सिमिलरली हमारी मोदी सरकार ने भी कुछ लॉज पास किए थे जो फार्मर्स को पसंद नहीं आ रहे थे, तो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट भी किया था, ठीक है। तो उसी को लिंक करते हुए उन्होंने 23 फरवरी को क्या लॉन्च कर दिया, आपका पगड़ी संभाल दिवस के नाम से। टेक केयर ऑफ योर बर्डन ऑफ फार्मर सिंबलाइजिंग द सेल्फ रेस्पेक्ट एंड द ऑनर, ठीक है। तो जैसे उस समय आपने देखा होगा भगत सिंह जो थे, उनके जो पैटर्नल अंकल थे कौन थे, आपके अजीत सिंह, तो उन्होंने भी उस समय 1907 में एक मूवमेंट लॉन्च किया था, ठीक है। जब भारत में बंगाल डिवीजन चल रहा था ना, डिवीजन हो रहा था बंगाल का, तो बंगाल के लोगों ने कौन सा शुरू किया था, तो स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया था। और स्वदेशी मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड बाय द, उसके जो हीरो थे वो कौन थे, तो जिन्होंने आपका क्या लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, जनगण मन अधिनायक, वो सब वहीं की बातें हैं। सिमिलरली यहाँ पर कौन थे, तो याद रखना अजीत सिंह। तो अभी हमारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब बॉर्डर के ऊपर या फिर दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, तो जो मोदी गवर्नमेंट थी उनको एंटर नहीं करने दे रही थी, तो उस समय उन्हीं सरदारों ने, उन्हीं सिखों ने एक ना इसके ऊपर एक गाना भी बना हुआ है, ठीक है, पगड़ी संभालो जट्टा। तो इसी नाम से 23 फरवरी को क्या सेलिब्रेट करने लग गए, वो पगड़ी संभाल दिवस नाम से बनाया जाने लगा। तो सिंपल सा याद रखना है, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर देखो पंजाब लैंड अलाइनेशन एक्ट 1900 का भी जिक्र किया हुआ है, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट 1906, जिसमें ब्रिटिश को पूरी ज़मीन दे दी गई थी, ठीक है, जो आज के दिन पाकिस्तान में। तो उन सभी का जो हिस्टोरिकल पार्ट है वो डिस्कस किया हुआ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है बस कि 23 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया एज ए इस दिवस, है ना, पगड़ी संभाल जट्टा दिवस। चलते हैं नेक्स्ट, अगला कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। क्या है, पढ़ना जरा इसे। Recently, the Union Civil Aviation Minister launched the electronic personal license for the pilots. It is a digital version of a personal license that will replace the traditional physical license. तो सिंपल याद रखना, पहले पर्सनल लाइसेंस में जो आपके पास फिजिकल लाइसेंस होना चाहिए था, अब आपके पास डिजिटल लाइसेंस भी हो सकता है। उसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च कर दिया गया है पायलट्स के लिए, ठीक है। और यहाँ से अगर तुम्हें पढ़ना है तो आपको जो अभी एक एयरलाइन जो हमारी जो क्रैश हो गई थी उसके बारे में पढ़ लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटिव में, ठीक है। तो सिंपल सा 1 लाइनर में पढ़ के आगे बढ़ जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसको डिजिटली एक्सेस कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैंने आपसे कहा था हमें इंटरनेशनल पढ़ना है, हमें नेशनल पढ़ना है, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हमें साइंस एंड टेक पढ़ना है, और हमें थोड़ा सा आपका मिसलेनियस भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ बातें जो हमारे काम की है, ठीक है। रिसेंटली द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या है ये, सेबी, ठीक है। व्हाट इज सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब बना था ये, 1988 में बन गया था, बट एक स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बनाया गया था 1992 में, और ये काम करना शुरू करता है 1994 में। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंस, ठीक है। मित्रा का मतलब क्या है कि जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रैक किया जाए और उसको रिट्रीव किया जाए, उसके नाम से बनाया गया है। इट विल असिस्ट इन्वेस्टर्स इन ट्रैकिंग एंड रिक्लेमिंग द इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड, ठीक है, ठीक है, जो फोलियोज उसको ट्रैक करेगा। The platform address a growing concern wherein the investors over time lose tracks of their mutual fund investment, lack of updated contact information और unawareness of the investment made in their name, ठीक है। जो कई बार होता है ना, पैसा हम डाल देते हैं, हमें पता ही नहीं होता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए मित्र नाम की स्कीम आ गई और कुछ नहीं है, ठीक है। करते हो ना आप लोग, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हो, स्टॉक मार्केट में पैसा डाल देते हो, तो उसके लिए लॉन्च किया गया है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, तो निर्मला सीतारमन जी, announced Grameen Credit Score Scheme in the Union Budget 2025. It aims to formalize self-help group, जो self helping group है महिलाओं के लिए, transactions with the central credit system of India, thereby allowing leading financial institutions to better assess credit worthiness. The objective behind this scheme is to promote financial inclusion for the self-help group women entrepreneurs. It is basically to provide them the much needed support to grow in life by trying to build business. This score hence represents a significant shift in the analyzing the creditworthiness of the millions of the women involved in the SSG group, ठीक है। तो उसके लिए क्या लाया गया, ग्रामीण क्रेडिट स्कीम। जो महिलाएं होती हैं उनको लोन दे दिया जाता है ताकि उनको पैसा एक्सेस हो सके और वो कोई भी बिजनेस कर सके, ठीक है। इसे हम कहते हैं
सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, आरबीआई हैज लॉन्च्ड फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 फ्रॉम Feb 24 से 28 को क्या बना दिया गया है, आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बना दिया गया है। इस बार की थीम क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी, इसको नाम दिया गया है। Objective to empower women with the financial knowledge, improve financial inclusion and enhance economic participation. इसके एरियाज है बैंकिंग एक्सेस, क्रेडिट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल बैंकिंग, पेंशन प्लानिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, मेजर इनिशिएटिव्स, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल याद रखना फाइनेंशियल लिटरेसी वीक यानी कि सभी को फाइनेंशियली क्या करना है, अवेयर करना है। यूपीआई कैसे चलाना होता है, एक्सेस कैसे करना होता है, साइबर फ्रॉड से कैसे बचना होता है, फाइनेंशियल जो फ्रॉड होते हैं उनसे कैसे बचना होता है, उसके लिए हमें आपको अवेयर करना है। ठीक है, तो सिंपल ऑनलाइनर में याद रखना। 50 बैंक नोट्स विद गवर्नर सिग्नेचर, याद रखना द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। ठीक है, कब बना था आरबीआई, 1935 में। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर बना होता है। ठीक है, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन होता है। तो क्या है पढ़ना, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जस्ट पढ़ना इसको, हैज अनाउंस्ड द इशुएंस ऑफ द new 50 rupees denomination banknotes featuring the signature of its newly appointed governor संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो 50 रुपए का नया नोट बना दिया और कुछ भी नहीं है। डिमोनेटाइजेशन कितनी बार हो चुका है, 3 बार, याद रखना। 1978 में, 1946, उससे पहले 2016, 3 बार क्या हो चुका है, डिमोनेटाइजेशन भी हो चुका है। Additional factor authentication, the RBI has announced the implementation of the AFA for international CNP transactions to enhance security and reduce fraud risk। सिंपल याद रखना, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस होते हैं उसमें कोई फ्रॉड ना हो, तो ट्रांजेक्शन इजी से हो जाए, उसके लिए AFA लॉन्च कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ऑनलाइन में याद रखना। Already mandatory involving OTP और biometric verification which has reduced fraud। ठीक है, तो ये सब उसमें इनेबल करने होंगे। RBI launches bank.in and fin.in, तो RBI introduce exclusive internet domains bank.in and fin.in to strengthen cyber security in the financial sector। तो आपसे पूछ लेगा bank.in किसने लॉन्च किया है, तो याद रखना RBI। आपसे पूछ लेगा fin.in किसने लॉन्च किया है, तो सिंपल से याद रखना आपके RBI ने उसे क्या किया है, लॉन्च किया है। अभी जस्ट ये वन लाइनर में याद रखना है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इंपैक्ट से बचाने के लिए, ताकि जो साइबर क्राइम्स है उनसे बचाया जा सके। ठीक है, फिशिंग अटैक्स, साइबर फ्रॉड्स है ना, वो सब न्यूज़ है, वन लाइनर में याद रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्ड its 53rd meeting from Feb 5 to Feb 7, 2025 under the chairmanship of Sri Sanjay Malhotra, the governor of RBI। तो क्या होती है MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखना। देयर आर टोटल 6 मेंबर्स, 3 होते हैं आपके RBI से। ठीक है, 3 मेंबर होते हैं आपके गवर्नमेंट से, और ये मिलकर 4:2 में क्या करते हैं, आपका जो मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन उसको कंट्रोल करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, 4 + -2, 4 + 2 यानी 6, 4 - 2 यानी कि 2, 2 और 6 के बीच में रहना चाहिए आपका फॉर्मूला, यानी कि महंगाई जो है उसके बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है। ये मैंडेटरी है, साल में 4 टाइम, 4 टाइम तो बैठेगी, बट ये हर 2 महीने में बैठ जाती है, तो 6 टाइम्स ये बैठती है, ऐसा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस बार इसकी मीटिंग हुई तो ये न्यूज़ में आ गया। ठीक है, इसमें रेपो रेट को कम कर दिया गया था, आपने पढ़ा था। ठीक है, 6.50 से 6.5 कर दिया गया था। ठीक है, 25 कर दिया गया, सॉरी 0.25 कम कर दिया जाता है। वही 4 + -2 का फॉर्मूला ये फॉलो करता है। ठीक है, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 क्या है, पढ़ना जरा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज टेबल्ड द न्यू इनकम टैक्स बिल इन द लोक सभा। It aims to simplify tax laws, improve compliances and streamline the tax regime announced by the Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget 2025 on the Feb 1st. It eliminates the outdated
प्रोविजंस इंट्रोड्यूसेस क्लियर लैंग्वेज, रिप्लेस असेसमेंट ईयर विद द टैक्स ईयर। ये हमने पढ़ा था फेब 1 के हैंडआउट में कि जो असेसमेंट ईयर था और जो फाइनेंशियल ईयर था उसको नाम बदल के टैक्स ईयर कर दिया गया, एक नया नाम दे दिया गया, ठीक है। नो मेजर चेंजेस इन द ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर बट एनहांसेस द क्लैरिटी एंड द एफिशिएंसी। if passed, the new law will take effect from the April 1st 2026 से लग जाएगा। तो टैक्स ईयर का इंट्रोडक्शन हो गया था और हमने असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को हटा दिया था, ये हमने पढ़ भी लिया था पहले, ठीक है। पुराने प्रोविजंस को इसमें हटा दिया गया है, नए प्रोविजंस को ला दिया गया है, ठीक है। जो टीडीएस होता है उसके अंदर भी इसमें नए रूल्स को मेजर किया गया है। सैलरी रिलेटेड डिडक्शंस हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेचुइटी, लीव एनकेसमेंट, ठीक है। ग्रुप इन वन सेक्शन फॉर द बेटर क्लैरिटी, ठीक है। उसको थोड़ा सा नया बना दिया गया। जब ये आ जाएगा तो हम इस दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन अभी ये जस्ट रखा गया, लोकसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा, उसके बाद कहीं ये इनेक्टमेंट होगा इसका, ठीक है। समझ गए? चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्वालिटी ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स। The RBI has used data since 1991 to create the quality of the public expenditure index to assess how well the government is spending its money. ठीक है? It is developed by the Reserve Bank of India. It measures how effectively government funds are spent rather than just total expenditure. It evaluates the composition of the spending and its impact on long-term economic growth, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर इंडेक्स में कितना पैसा खर्च कर रही है सरकार, और कुछ नहीं है, ठीक है। कैपिटल आउटले ऑफ द जीडीपी रेशियो, ठीक है। हायर रेशियो का मतलब बेटर क्वालिटी एक्सपेंडिचर है, कितना अच्छा तुम पैसा खर्च कर रहे हो, कौन कौन सी अच्छी स्कीम्स में लगा रहे हो, ठीक है। वो सब हम इसमें मेजर करते हैं, तो सिंपल वन लाइनर में पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। रिसेंटली इंडियाज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स रोज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 3 क्वार्टर्स। क्या होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स? तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी बोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग इन द सर्विस सेक्टर। It is a survey-based measure that asks the respondents about changes in their perception of some key business variables from the month before. It is calculated separately for the manufacturing and the service sectors and then a composite index is constructed, ठीक है। तो वन लाइनर में याद रखना है। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस बीमा स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। उसने IRDAI जो आपका उसको बैक कर रहा है, ठीक है। 2 लाख रुपए तक का बीमा है, तो सिंपल वन लाइनर में पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के अंदर भी थोड़ा सा हमें पढ़ना होता है, जैसे SMR, ठीक है। व्हाट आर SMRs? द फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली अनाउंस्ड 20,000 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना सकें। क्योंकि हमारा जो विकसित भारत का टारगेट है, विकसित भारत, हमें एक विकसित भारत बनाना है जिसका टारगेट ईयर है 2047। उसके लिए मेरे पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। आर डिफाइंड एज द स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स विद मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 300 मेगावाट की मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है और 7.2 मिलियन किलोवाट आवर पर डे की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। By comparison, large size nuclear power plants have an output of up to 1000 megawatt and can produce 24 million kilowatt per day. SMRs which can produce a large amount of low carbon electricity are small modular, ठीक है, और रिएक्टर्स उसे नाम दिया जाता है। तो सिंपल से याद रखना, 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए हम उसमें लॉन्च कर रहे हैं। एक्सरसाइज साइक्लोन, आपको पता है एक्सरसाइज को आपको 3 तरीके से पढ़ना होता है, किसके बीच, कब हुई, कहाँ हुई, कौन कौन से देश उसे कंडक्ट कर रहे हैं, बस। तो मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन कहाँ पर हो रही है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में है, और राजस्थान में इसको किया जा रहा है महाजन में, तो वन लाइनर में याद रखना। एक्सरसाइज कोमोडो किस किस के बीच में है? तो ये भी याद रखना, ये आपके बाली में हो रही है जो कि इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो इंडिया और बाली, इंडोनेशिया के बीच में ये किया जा रहा है। 2014 से स्टार्ट हुआ था और ये इस बार वहाँ पर हो रहा है। एक्वेरिन क्या है? तो 13th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरिन इंडियन आर्मी और मालदीव्स की आर्मी के बीच में है, ठीक है। बायलैटरल एक्सरसाइज है, एक बार इंडिया में होती है, एक बार मालदीव्स में होती है, ठीक है। इसका एक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स इन द देवी लैंग्वेज, वहाँ की लैंग्वेज में इसका मतलब। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज धर्म गार्जियन हमारी जापान के साथ हो रही है, ठीक है। इंडिया और जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है
धर्म गार्जियन, और एयरफोर्स एक्सरसाइज का नाम है वीर गार्जियन। तो कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, बस हमें 3 बातें याद रखनी होती है। इट इज़ अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। इट इज़ एन एनुअल एक्सरसाइज एंड कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड जापान, बारी बारी से कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। ट्रोपैक्स क्या है, तो ये इंडियन नेवी की कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज है जो कि अभी इंडियन ओशन रीजन में चल रही है। तो ये हमारे इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, इसमें कोई दूसरा देश ऐड नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ट्रोपैक्स, ठीक है। INS तमाल, तो इंडियन नेवी क्रू दैट विल ऑपरेट तमाल द स्टील्थ फ्रिगेट अंडर कंस्ट्रक्शन इन रशिया रीच्ड सेंट पीटर्सबर्ग रिसेंटली इन द प्रिपरेशन फॉर इट्स कमिशनिंग। तो अभी रिसेंटली हम एक नया फ्रिगेट रशिया से लेने वाले हैं जिसका नाम है INS तमाल। वन लाइनर में याद रखना नेवी में फ्रिगेट होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, ठीक है, 4 चीजें होती हैं। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इंडिया और यूएस ने रिसेंटली अनाउंस किया है to pursue new procurements and the co-production arrangements for the Javelin anti-tank guided missile to meet the defense requirement of India। तो इंडिया किसके साथ मिलकर बना रहा है, यूएस के साथ मिलकर बना रहा है, याद रखना। इट इज अ मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट और एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। जेवलिन नाम है, तो 1 लाइनर में याद रखना। इसकी रेंज है ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर। इट इज अ फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, चलाओ और भूल जाओ, जैसे भारत में किसे कहते हैं, जो नाग मिसाइल है ना, नाग मिसाइलों को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है, एक बार चलाओ और भूल जाओ, ठीक है। पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है। तो पृथ्वी और अग्नि लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज वाली मिसाइलें हैं, ठीक है। बैलिस्टिक और क्रूज हमने पढ़ा है DRDO में। और जो आपकी कौन सी है, त्रिशूल और आकाश, वो डिफेंस सिस्टम है। नाग फायर एंड फॉरगेट वाली मिसाइल होती है, तो ये भी एक फायर एंड फॉरगेट है। नाग की रेंज लगभग 8 किलोमीटर, इसकी रेंज लगभग 2.5 किलोमीटर। तो सिंपल 1 लाइनर में याद रखना। और ये मैन पोर्टेबल है, सबसे बड़ी बात, नाग मैन पोर्टेबल नहीं है, ध्यान रखना। लंपी स्किन डिजीज, द हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ग्रुप कंपनी बायोवेट recently announced that its lumpy skin disease vaccine for dairy cattle and buffaloes BioLumpia vaccine has received a license from the Central Drug Standards Control Organization। तो जो लंपी डिजीज होती है, आपने देखा होगा ना, जानवरों में हो जाती है लंपी की वजह से, कितनी सारी गायें मारी गई थी पिछले 1-2 साल पहले, एक बीमारी आई थी, है ना, छोटे उसके अंदर स्पॉट बन जाते गायों के अंदर और उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके लिए भारत बायोटेक ने एक दवाई बनाई है जिसका नाम है बायोलंपी वैक्सीन। तो सिंपल याद रखना, जैसे कोरोना के लिए कोवैक्सीन थी, ठीक है। जो आपकी लंपी है ये जूनोटिक नहीं है, ध्यान रखना, यानी कि ये इंसानों में नहीं फैलती है, तो इंसानों के को इन्फेक्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता है। ये ओरिजिनली अफ्रीका में पाई गई थी और धीरे धीरे फैलती एशिया, ईस्टर्न यूरोप, हर जगह फैल चुकी है, ठीक है। और ये गाय भैंसों में, कैटल, बफेलो, इन सब में ज़्यादा होती है। Technology Adoption Fund, recently the Indian National Space Promotion and the Authorization Center has launched a new fund that is called Technology Adoption Fund. It consists of a corpus of 500 crore to support the growth of India's space startups, ठीक है। तो स्पेस स्टार्टअप्स को इम्प्रूव करने के लिए 500 करोड़ रुपए के कॉर्पस से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड बनाया गया, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और याद रखना, हमारे यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो आपका वो होता है स्पेस इंडस्ट्री में जो आपका FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसे 100% अलाउ कर रखा है, ठीक है। मत्स्य 6000, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल मत्स्य 6000 इज एक्सपेक्टेड टू कैरी 3 पीपल टू ए डेप्थ ऑफ 6000 मीटर। ये हमने पढ़ा भी है, 6000 मीटर नीचे जाएंगे। किसको एक्सप्लोर करेंगे, ओशियन को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हम क्या ढूंढ पाए, रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो जैसे ऊपर गगनयान जाएगा ना, शुभांशु शुक्ला जी उसमें जाएंगे, सिमिलरली नीचे हमारा कौन सा जाएगा, तो नीचे की साइड हमारा जाएगा आपका मत्स्य 6000, ठीक है, डीप ओशियन मिशन का जो पार्ट है, ठीक है। सबमर्सिबल का नाम है उसका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस उसकी नोडल मिनिस्ट्री है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिसेंटली रीनेम्ड इट्स फ्लैगशिप HJT-36 जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट एज यशस फॉलोइंग सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स। तो सिंपल याद रखना, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती है, फाइटर प्लेन भारत में, जैसे ध्रुव और ये सब उसी ने बनाए हैं, तेजस है ना, उसने अपने HJT-36 जेट का नाम बदल के यशस कर दिया है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 लाइनर में याद रखना। ब्रह्मोस NG, द नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल नोन एज द ब्रह्मोस NG, ठीक है। जो ब्रह्मोस है, किस किस के बीच का कोलैबोरेशन है, याद रखना। ब्रह्मोस जो है बेसिकली वो आपके इंडिया और रशिया के बीच में कोलैबोरेशन है, ठीक है। इंडिया की एक रिवर है, कौन सी, ब्रह्मपुत्रा,
ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, और वहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है मॉस्को, इन्हीं के नाम से ब्रह्मपुत्रा का नाम बना रखा है, ब्रह्म और मोस, ठीक है। और इसका नेक्स्ट वर्जन जो आ रहा है उसका नाम है ब्रह्मोस NG, ठीक है। इट इज़ एन एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये सोनिक है, ये सुपरसोनिक होगी। सुपरसोनिक का मतलब ये आपका 5 मैक की स्पीड से ज़्यादा तेज चलेगी, ठीक है, सिंपल याद रखना, सॉरी 5 तक चलेगी, ठीक है, 5 से ऊपर हाइपरसोनिक हो जाती है, ठीक है। इसकी रेंज है जो लगभग 290 किलोमीटर है, स्पीड अप टू 5 मैक तक रहने वाली है, ठीक है। 1 मैक की को सोनिक कहते हैं, 1 से 5 मैक वाले को सुपरसोनिक कहते हैं, 5 मैक से ऊपर वाले को हाइपरसोनिक कहते हैं, ठीक है। मजोरना, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज मजोरना 1, द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम चिप बिल्ट ऑन एन टोपोलॉजिकल कोर रिसेंटली। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, मैरोजोना किसने बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। चलते नेक्स्ट, EVA 2 AI सिस्टम, AI चिप मेकर्स नवीडिया, आप जानते हो नवीडिया को, ठीक है, उसने अभी अनवेल किया है पावरफुल AI सिस्टम फॉर जेनेटिक रिसर्च, क्रिएटेड न्यू AI कॉल्ड EVO 2। इट इज अ पावरफुल न्यू फाउंडेशन मॉडल दैट अंडरस्टैंड द जेनेटिक कोड फॉर ऑल डोमेन्स ऑफ द लाइफ। इट इज द लार्जेस्ट पब्लिकली अवेलेबल AI मॉडल फॉर द जेनोमिक का डाटा, ठीक है, ऑनलाइन में याद रखना। लूनार ट्रेल ब्लेजर एयरक्राफ्ट, स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 ड्रैगन है रॉकेट, उसने कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा के लूनार ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर को लॉन्च किया है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ठीक है, नासा का है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्फेयर एक्स टेलीस्कोप आपके नासा ने लॉन्च किया है, जो कि आपका फाल्कन जो आपका 9 रॉकेट उससे लॉन्च किया गया है, और इसका पूरा नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, ईपो ऑफ द रीआयोनाइजेशन एंड द ICS एक्सप्लोरर, ठीक है। 2 साल का टेन्योर रहेगा, और ये वहां जाकर क्या करेगा, इट विल मैप द यूनिवर्स व्हाइल डिटेक्टिंग 2 काइंड्स ऑफ द कॉस्मिक लाइट, ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड को डिटेक्ट करेगा, और कैसे यूनिवर्स बना था, जैसे आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी, है ना, जॉन लेवेंटियर लेकर आए थे 1966 में, है ना, बिग बैंग थ्योरी, उन सब की स्टडी करेगा कैसे यूनिवर्स बना होता है। तो स्फीयर एक्स टेलीस्कोप है। जेम्स वेब अलग टेलीस्कोप है जो एक्सप्लोर कर रहा है स्पेस में, ठीक है, वो भी नासा का है। उससे पहले हब्बल टेलीस्कोप चलता था, ठीक है। पंच मिशन, जैसे हमारा आदित्य L1 गया है, आपने पढ़ा होगा आपके फैब के एंड आउट में भी कि जो हमारा आदित्य L1 था, सिमिलरली हमारा कौन सा है, नासा का पंच है। तो सन के आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, कोरोना। तो कोरोना की स्टडी करने के लिए क्या गया है, पंच मिशन गया है, ठीक है। हमारा इंडिया का आदित्य L1 था, लैग्रेंज पॉइंट पर रखा था हमने उसे। लैग्रेंज पॉइंट वो होता है जहाँ पर सन की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी 0 हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। So NASA is gearing up for a new and first of its kind solar mission called Punch Mission Polarimetry to unify the corona and the heliosphere. Heliosphere उसके एनवायरमेंट को कह देते हैं। एंड हेलियोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ सन। स्टडी ऑफ द सन को क्या कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ सन इज नोन एज हेलियोफिजिक्स, उसे हेलियोफिजिक्स कहते हैं, ठीक है। इट विल ए कॉन्स्टेलेशन फॉर 4 सूटकेस साइज सैटेलाइट्स ईच वेइंग अबाउट 64 kg सेंट टू द लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। Gaia mission, astronomers have recently discovered a gigantic black hole named Gaia BS3 hiding close to the Earth, the third of its kind using the European Space Agency. European Space Agency के गाया टेलीस्कोप से हमने एक नए ब्लैक होल को ढूंढा है, तो वो न्यूज़ में आ गया और कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है। आइंस्टाइन रिंग क्या होती है, रिसेंटली द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप हैज डिस्कवर्ड ए रेयर रिंग ऑफ लाइट known as an Einstein ring around a galaxy nearly 590 million light years from the Earth. तो वन लाइनर में याद रखना, हमारे धरती से 590 मिलियन अर्थ, है ना, मिलियन लाइट ईयर दूर हमने क्या किया है, एक अजीब सी लाइट रिकॉर्ड की है जो रिंग्स बनी हुई है, रिंग्स ऑफ द लाइट, जिसको हमने आइंस्टाइन रिंग का नाम दिया गया है। इट इज ए रेयर रिंग ऑफ लाइट अराउंड ए फॉर्म ऑफ ए डार्क मैटर गैलेक्सी और क्लस्टर ऑफ द गैलेक्सीज, ठीक है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग से हम इसको देखते हैं, ठीक है। नेकड आई से विजिबल नहीं होते, इसलिए हम इन्हें स्पेस टेलीस्कोप से देखते हैं। तो इसको हमने किससे देखा है, यूक्लिड से देखा है, तो ठीक है। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका एतमाद एंड गदर 380। ईरान ने रिसेंटली 2 नई मिसाइलें लॉन्च की है, जिसका नाम है एतमाद और दूसरे का नाम है गदर 380। ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे बनाया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, 1700 किलोमीटर की रेंज है, 16 मीटर की लेंथ है, 1.25 मीटर का डाया है। इट इज इक्विप्ड विद ए प्रेसिजन गाइडेड वॉरहेड। एतमाद ट्रांसलेट टू द ट्रस्ट इन पर्शियन। एतमाद का मतलब होता है ट्रस्ट, तो इन्होंने एतमाद बना दिया, सिंपल से याद रखना, ठीक है।
बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, ये हमने डीआरडीओ में पढ़ा डिफरेंस क्या होते हैं, कैसे उनकी ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है। क्रूज मिसाइल लो उस पर चलती हैं और ये हाई एल्टीट्यूड पे जाती हैं और जाकर अपना रास्ता बदल लेती हैं। आयरन डोम रशिया उसका इजराइल का है। रिसेंटली द यूएस प्रेसिडेंट साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू बिल्ड एन आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू शील्ड द यूनाइटेड स्टेट अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अटैक बाय द बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक एंड क्रूज मिसाइल्स एंड अदर एडवांस्ड एरियल अटैक्स। तो जैसे आज तक इजराइल को कोई नहीं कब्जा इसका, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? आयरन डोम। 100 ट्रेन का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। अभी देखा होगा आपने ईरान और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, मिसाइलें आ रही थी, उसको कुछ हो ही नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? आयरन डोम। तो अमेरिका चाहता है कि वो भी आयरन डोम जैसा कुछ बना ले, ठीक है। तो सिंपल है, अमेरिका के पास खुद का कौन सा है? तो अमेरिका के पास जो सबसे अच्छा है वो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया के पास S-400 है, जो कि हमने किससे लिया है? रशिया से लिया है। और जो S-400 है उसी का देसी वर्जन क्या नाम है? भारत वाला नाम, तो इसे हम सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आ जाता है स्पोर्ट्स। तो इसके अंदर स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, गेम्स, ठीक है। 38 नेशनल गेम्स हैं, ठीक है। उसके बाद 39 2027 में होंगे। BCCI ने कुछ अवार्ड्स अनाउंस किए हैं, ठीक है। कैंपेन चलाया गया है डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स के नाम से, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपका एग्जाम पास में हो तो उस समय पढ़ लेना है। ICC प्लेयर ऑफ दिस मंथ को इसको बनाया गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको लास्ट में एग्जाम के लास्ट में एटलीस्ट पढ़नी है, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अवार्ड्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूं मैं, जस्ट आपको रीड करने होते हैं, ठीक है। इसमें समझने का कुछ नहीं होता है, बस याद ही करने होते हैं अवार्ड्स। आप प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड किसे मिला, ठीक है, नाम है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया, ठीक है। तो जस्ट इसमें नाम होते हैं, ठीक है, जो आपको याद ही करने होते हैं। बुकर प्राइज, ठीक है, आपके बानो मुश्ताक को मिला है, किस बुक के लिए? हर्ट लैम्प के लिए मिला है, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। लेट चमन अरोरा, ठीक है। सिंपल से याद रखने हैं, ठीक है। प्राणी मित्र जीव दया अवार्ड, ठीक है। स्कोच अवार्ड, ठीक है। एलन बॉर्डर मेडल। तो जो लास्ट की जो चीज़ें बची हैं जैसे अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑथर, डेज, ये मैंने आपको जब जनवरी की जीके मंत्रा पढ़ी थी तब मैंने समझा दिया था कैसे उसे पढ़ना होता है, ठीक है। अभी के लिए जब तक एग्जाम पास नहीं आ जाता, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार न्यूज़ में रिपीट होती रहती हैं। उसके अलावा जो चीज़ें बच जाती हैं वो हमें जस्ट एक बार एग्जाम या टेस्ट होते हैं हमारे मंथली टेस्ट, उस पर्पज से पढ़ लेनी होती हैं। और जब एग्जाम पास होता है तो हर जीके मंत्रा को प्रिंट करा लो, सभी जीके मंत्रा के प्रिंटेड फॉर्म में से स्पोर्ट्स अलग कर लो 10 के 10 महीने के, ठीक है, 8-10 महीने जो भी हैं। उसके बाद आपके जो इंडेक्स हैं उनको अलग कर लो, अवार्ड्स जो अभी मैंने कहा वो अलग कर लो और एक साथ जस्ट रीड कर लो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो है, ठीक है। वैसे अभी पढ़ोगे तो वैसे भूल जाओगे, तो जस्ट रीड और आपको याद ही करने पड़ेंगे, समझाने को उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिंपल से याद रखना। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसे कवर करना है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है जीके मंत्रा में, मंथली हैंड आउट में, फोर्टनाइटली हैंड आउट्स में, ठीक है, डेली न्यूज़ एनालिसिस में, किसी तरह का कोई डाउट होता है, ठीक है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमें जब चाहो आप आकर मिल सकते हो, ठीक है, आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और आपके जो डाउट सेशंस होते हैं उसमें आकर आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। ओके, मिलते हैं दोबारा किसी दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।